आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। आज खबर फास्ट आपके लिए लेकर आया है ई संवाद, जिसमें सीधा बात हो रही है हिमाचल प्रदेश के सियासतदानों से और साथ ही साथ विपक्ष से। सवाल सीधे हैं, कितना विकास हुआ और कितना बाकी है। सवाल यह भी कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहा है। और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर आज हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम बात करेंगे हर उस विभाग के बारे में जिसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। सवाल वो होंगे जो आपके जहन में होंगे और आपकी आवाज हम बनेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जानिए वीरेंद्र कंवर के राजनीतिक सफर को। उसके बाद शुरुआत करते हैं इस संवाद की। हिमाचल सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर सिंह एक मंझे हुए राजनेता हैं। 29 जनवरी 1964 को जिला हमीरपुर के नादौन में वीरेंद्र सिंह का जन्म हुआ। राजनीति का लंबा अनुभव रखने वाले वीरेंद्र कंवर प्रदेश की राजनीति में जाना पहचाना नाम हैं। चाणक्य राजनीति के माहिर वीरेंद्र कंवर और इनके परिवार का कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में काफी रसूख है और इसे विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक चुने जाने के साथ राजनीति का लंबा अनुभव है। महामारी के संकट के बीच भी आम जन की मदद के लिए वो तत्पर हैं। आज इस संवाद में उनसे जानेंगे कि कोरोना काल के दौरान ग्रामीण क्षेत्र कैसे महामारी से निपट रहा है और सरकार की कार्यप्रणाली की प्राथमिकताएं क्या हैं। तो देखिए, एक मंझे हुए राजनेता हैं वीरेंद्र कंवर और उनसे आज हर उस विभाग के बारे में हम जानेंगे, कितना विकास हुआ। खास तौर पर कोरोना काल की बात हम करेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहे हैं, उससे ग्रामीण क्षेत्रों को उभारने के लिए, जनता को उभारने के लिए क्या काम किया वीरेंद्र कंवर ने और आगे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कितना समय उनको लगेगा, किस तरीके से वो सोचते हैं, आगे की कार्यप्रणाली किस तरीके से तय की गई है। और साथ ही साथ जानकारी ये भी, क्योंकि केवल ग्रामीण क्षेत्रों को ही नहीं बल्कि कृषि और साथ ही साथ पशुपालन, मत्स्य विभाग, तमाम क्षेत्रों को वीरेंद्र कंवर देख रहे हैं। जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वीरेंद्र कंवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट के मंच पर। सबसे पहला सवाल सर, देखिए, क्योंकि आप केवल एक क्षेत्र नहीं देख रहे हैं, 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको आप देख रहे हैं, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन, मत्स्य और कृषि। और ये पांचों ही सेक्टर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं किसी भी प्रदेश की आर्थिकी के लिए, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए। क्या लगता है आपके तत्वाधान में इन पांचों क्षेत्रों में कितना विकास हुआ, क्या बड़ी चुनौतियां आपके सामने रही और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कितना समय आपको लगता है और बाकी है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक ऐसी वैश्विक महामारी जिसके बारे में कभी हमने नहीं सोचा था, ना हमारे कभी लोगों ने इसके बारे में कभी चिंतन किया। और ऐसे समय में एकदम से 23 मार्च 2020 को एकदम लॉकडाउन हो जाना, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा झटका जो था वो लगा था। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह दिहाड़ी लगाते हैं, शाम को अपने उस दिहाड़ी से अपने परिवार का पालन पोषण जो है वो करते हैं। और फिर दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी कि बाहर हमारे जो भाई बंधु बाहर गए हुए हैं, वहां से जो नौकरी पेशा करते थे लॉकडाउन के कारण, वो भी वापस जो थे वो घर पहुंच गए। ऐसे समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जैसे ही पहला लॉकडाउन खत्म हुआ और तुरंत 21 अप्रैल से हमारे जितने भी ग्रामीण विकास क्षेत्रों के अंदर जो भी हमारे ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से जितनी भी योजनाएं जो काम कर रही थी, उनका काम फिर से शुरू किया। मनरेगा को हम नए रूप में जो है वो लेकर के आए। हमने कोरोना के समय में भी नई योजनाएं धरातल पर उतारी। मुख्यमंत्री एक बीघा योजना, जो कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, वहां पर एक किचन गार्डनिंग की बड़ी योजना थी, हम उसमें लेकर के आए। गांव के अंदर हम उसमें पंचवटी योजना जो है वो लेकर के आए, ताकि लोगों को जो है वो ये ना महसूस हो कि उनका रोजगार जो है वो छिन चुका है जी। और ऐसे में बहुत बढ़िया काम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोरोना के समय में भी हुआ। और हिमाचल प्रदेश के अंदर
एक दिन भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि लोग जो है वो बेरोजगार हैं। ठीक है, वो लेकिन गांव के वीरेंद्र अंदर कंवर जी आए देखिए, आप तो 5 सेक्टर्स देख रहे हैं, एक एक सेक्टर पर मैं बात जी, करना चाहूंगी, एक एक सेक्टर पर आऊंगी, उसके बारे में जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन एक चीज के लिए जो आप बधाई के भी पात्र हैं, गेहूं खरीद को लेकर, क्योंकि लॉकडाउन के समय में किसानों पर भी बहुत ज्यादा मार पड़ी है। ऐसे में रिकॉर्ड खरीद हिमाचल प्रदेश में अभी फिलहाल चल रही है, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन आपकी तरफ से कई खरीद केंद्र खोले गए, कब तक वो जारी रहेंगे और अब तक कितनी खरीद हो पाई है? क्योंकि पहले किसानों को पंजाब, हरियाणा यहाँ पर जाना पड़ता था, आर्थिक बोझ उन पर पड़ता था पहले। आपको क्या लगता है, आपके इस कदम से कितना ज्यादा विकास हो पाया है और किसानों को कितनी ज्यादा मदद मिल पाई है? आपने बिल्कुल बड़ा सही प्रश्न जो है वो आपने पूछा है। पहले हमारा जितना भी जो एरिया है वो पंजाब से सटा हुआ है, और यहाँ पर जितने भी किसान जब गेहूं पैदा करते थे, धान पैदा करते थे, तो पंजाब में जाकर के बेचते थे। ये पहली बात कि अपने इस क्षेत्र के अंदर जो है वो जो पंजाब के अंदर जो है वो ये खरीद करने से जो है वो मना कर दिया जी। ऐसे इस चुनौती को हमने पहले से ही बड़ी गंभीरता से लिया, और हमने 10 केंद्र जो है प्रदेश के अंदर स्थापित किए, जहां 31,000 क्विंटल गेहूं जो था वो प्रोक्योर होता था। आज 85,000 से ज्यादा 85,000 क्विंटल से ज्यादा जो है वो अब तक जो है प्रोक्योरमेंट जो है वो हो चुकी है। लेकिन अभी भी बहुत सारे किसान हैं जिनको गेहूं देना है, और पहली बार सच्चाई है जी कि पहली बार किसानों को 1975 पे एमएसपी जो है वो मिल रहा है। नहीं तो यहाँ पर जो था वो कमीशन खोर आते थे, दलाल जो थे वो आते थे, अड़ती आते थे, हमारे किसानों को कोई 1600 रुपए क्विंटल, कोई 1500 रुपए क्विंटल कह करके उस उपज को ले जा करके जो है वो पंजाब में जो था वो बेचा करते थे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से और हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग जी से अनुरोध किया कि अभी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्हें अभी अपनी फसल जो है वो बेचनी है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उनके प्रयासों से जो है वो अब ये खरीद जो है वो हम 10 जून तक जो है कर सकेंगे, और जो कोटा हमें जो मिला था उससे कोटा भी जो है वो हमारा डबल कर दिया गया है। अब हम एक दाना जो है किसानों को देंगे, और किसानों को एक बहुत बड़ी राहत कोरोना के समय में जो है मिली है। ठीक है, लेकिन वीरेंद्र कंवर जी, यहाँ पर पंचायतों को लेकर भी एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से कई बड़ी पंचायतों को नई पंचायतों में तोड़ दिया गया, लेकिन अब उसके बाद वो जो पंचायतें हैं वो रजिस्टर नहीं हो पाई पोर्टल पर, जिसकी वजह से जो पंचायत के प्रधान हैं उनकी तरफ से आपको भी इसकी शिकायत की गई, मुख्यमंत्री को भी इसकी शिकायत की गई कि ये अभी तक पोर्टल पर रजिस्टर नहीं हो पाई हैं, जिस वजह से इन पंचायतों का विकास हो नहीं पा रहा है। यानी कि जिस उद्देश्य से उन्हें नई पंचायतों में तोड़ा गया, नई पंचायतों में उन्हें विलय किया गया, विकास के दृष्टिकोण से वो विकास नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो अभी तक 5 महीने बीत जाने के बाद भी रजिस्टर नहीं हो पाई हैं। 412 से ज्यादा नई पंचायतें जो है प्रदेश के अंदर, एक बहुत बड़ी संख्या, क्योंकि इससे पहले कभी इतनी पंचायतें नहीं बनी थी। और निश्चित रूप से थोड़ी बीच में रुकावट आई है, क्योंकि लॉकडाउन लगा, पहले दिल्ली में लगा, फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर रहा, इससे थोड़ा प्रभावित जरूर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास उन पंचायतों की पूरी रिपोर्ट्स आई है, हमने केंद्र को भेजी है, और अब शायद ही कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कमी रह गई होगी। अधिकतर पंचायतें जो है वो हमने पोर्टल के साथ वो जोड़ दी है, और उनका काम जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो गया। यानी आप इस मंच के जरिए आश्वस्त करते हैं कि जिन पंचायतों को अभी तक रजिस्टर नहीं किया गया है, या जहां पर अभी फिलहाल देरी हो गई है, वहां पर जल्द से जल्द ये काम किया जाएगा, उन्हें रजिस्टर किया जाएगा और विकास कार्य में आगे प्रगति आएगी। जी ठीक है, लेकिन वीरेंद्र कंवर जी, यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के बारे में जिक्र करना मुझे लगता है हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 40,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह हैं, लेकिन उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है बाजार की, मार्केट की। वो अपना सामान कहाँ पर बेचे, उनके लिए प्रदेश सरकार क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे, हमने 3 वर्षों के अंदर जो हेल्प ग्रुप्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम जो है करके दिखाया है। जी। जैसे हमारे टूरिज्म में जो है वो धर्मशाला में एक बहुत अच्छा एक ग्रुप जो है वो का हमारा काम कर रहा है, और चंबा का रुमाल, कांगड़ा की पेंटिंग,
बैजनाथ का पट्टू और इस तरह से अनेकों काम, जहां अचार मुरब्बे बनाने में हमारे शेफ है वो काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती थी कि इनका हम बाजार कैसे और कहाँ जो है उसको वो उपलब्ध कराएं। ये पहली बार हुआ है कि हमने एक हिम ईरा नाम से, जहां हम जिला स्तर के ऊपर एक एनजीओ को रजिस्टर किया है, वही हम प्रदेश स्तर के ऊपर हिम ईरा के नाम से जो है वो हमने एक एनजीओ रजिस्टर किया है और उससे हम उन प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग भी कर रहे हैं और उसकी मार्केटिंग के लिए जो है वो हम प्रयास कर रहे हैं। हमने ऐसी 100 नई जो है वो ऐसी बे साइड एमिनिटीज जहां पर हमने दुकानें बनाई हैं, जहां पर जिला का हेडक्वार्टर है, ब्लॉक का हेडक्वार्टर है और बड़े नेशनल हाईवे है। ऐसी हमने पिछले वर्ष कोई हमने टारगेट रखा है कि 100 से ज्यादा ऐसी शॉप्स बनाएंगे जहां पर हिम ईरा के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो है सामान बेचा जाएगा। एक तो हम इस तरह से जो है वो उनको एक मार्केट करके दे रहे हैं। दूसरा, हमने ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए जो है वो भी हमने पोस्टल विभाग से जो है वो एमओयू किया है कि हम अपने कुछ 30 से ज्यादा आइटम्स जो हैं, चाहे देश विदेश जहां पर भी हमारे लोग या कोई हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा की पेंटिंग, चंबा की चूक और चंबा का रुमाल और इस तरह हमारे यहाँ का ऊना के प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे शहर में उसके जो है खरीदना चाहता है तो वो उसके माध्यम से भी जो है वो खरीद सकता है। और नए नए प्रयोग जो है वो हम इस तरफ जो है वो कर रहे हैं और आने वाले समय में हम और बढ़िया कर पाएंगे। ऐसी जाहिर सी बात है वीरेंद्र कंवर जी, इसकी जरूरत भी है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और जो लोग खुद इस चीज के लिए आगे आ रहे हैं उनकी मदद सरकार की तरफ से भी की जानी चाहिए। इस बात को सरकार को भी सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर और भी है, क्योंकि जिला परिषदों और जो पंचायत समितियां हैं उनके विकास के लिए 400 करोड़ से ज्यादा के जो बजट है उनको दिया गया, राशि उनको आवंटित की गई और मुझे लगता है इस बात से आप भी वाकिफ होंगे कि अभी तक उस राशि का इस्तेमाल नहीं हो पाया है। क्या कारण आप मानते हैं? क्या कोई तकनीकी समस्या इसके पीछे रही है या फिर क्या वजह कि उस राशि का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 14 वित्तीयों का जितना भी धनराशि हमारे पास आई थी और हमने 14 वित्तीयों का 80% से ज्यादा धन जो था वो खर्च कर दिया। अब तक मेरे पास लेटेस्ट आंकड़े नहीं है, मुझे उम्मीद है कि हम 90-95% से ज्यादा खर्च कर पाएंगे। उसी तरह से 15 वित्तीयों का पैसा आया है। हमने कई जिलों के अंदर जो है वो नई योजना शुरू की क्योंकि एक साल 5 काम, हम बड़े 5 काम करेंगे, कन्वर्जेंस मॉडल में करेंगे और उस 5 कामों के साथ अगर हम 15 वित्तीयों को जो है वो साथ में जोड़ेंगे और ये योजनाएं बन गई है, उसके ऊपर जो है वो काम चला है और जो जिला परिषद और बीडीसी को जो है वो 15% जो है वो उसका हिस्सा जिला परिषद में गया है, 15% जो है वो बीडीसी के हिस्से में गया है। अब एक नए सिस्टम के अनुसार एक नई गाइडलाइंस बनती है कि जो जिला परिषद के जो माननीय सदस्य चुने गए हैं और जो ब्लॉक समिति के माननीय सदस्य चुने गए हैं, जिन्होंने अपनी योजना जो दी है उसको आप मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस में जो है वो अपने आप जिला परिषद एग्जीक्यूट करे और उसी तरह से ब्लॉक समिति जो है वो अपने पैसे को अपने आप एग्जीक्यूट करे। ऐसी व्यवस्था जो है वो हम हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो पैदा करिए। अन्यथा पहले क्या होता था कि जिला परिषद अनाउंस करता था, पैसा पंचायत को जाता था, पैसा बीडीसी देता था, पैसा पंचायत को जाता था। कई बार पंचायत के पास इतना ज्यादा काम होने के कारण पंचायतें जो है वो उस पैसे को खर्च करने में नाकाम होती थी। अब हमने कहा कि जिला परिषद ही खर्च करे, ब्लॉक समिति ही उस पैसे को खर्च करे। एक नई व्यवस्था के तहत वो हम चले हैं तो थोड़ा बहुत समय लग सकता है लेकिन हम अच्छा काम करेंगे, अच्छे मॉडल्स खड़े करके। आज इस मंच पर इस मुद्दे को उठाने का वीरेंद्र कंवर जी मकसद ही यही है ताकि लोगों तक आवाज पहुंच पाए, लोगों के सवालों के जवाब उनको मिल पाए। जो भी बातें वो सीधा डायरेक्ट राजनेताओं से करना चाहते हैं, उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से वो करना चाहते हैं, वो इस मंच के जरिए उनकी आवाज बनके हम उनके सवालों को आपके सामने रख रहे हैं। एक और सवाल चाय उत्पादन से जुड़ा, मुझे लगता है इसको भी दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि चाय उत्पादन की अगर बात की जाए तो गिर गया था चाय उत्पादन का स्तर राज्य में, लेकिन ये
बहुत अच्छी बात है कि अब एक बार फिर से ट्रैक पर आ रहा है, लेकिन चाय उत्पादन को लेकर हिमाचल सरकार क्या काम कर रही है और कृषि विभाग भी, क्योंकि आप ही संभाल रहे हैं, आपकी तरफ से इस पर कितना जोर दिया जा रहा है और आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है चाय का उत्पादन? चाय निश्चित रूप से जितना आजादी के बाद, आजादी से पहले जितना हमारे पास एरिया था, शायद हम बहुत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा पाए। यद्यपि कांगड़ा ब्रांड है चाय का, बहुत बढ़िया है, पूरे देश के अंदर उसकी डिमांड है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हम इस काम को आगे बढ़ा पाए। मैंने पिछले दिनों बोर्ड की मीटिंग ली है और मैंने कहा है कि नई संभावनाएं, नए क्षेत्र जो है उसके साथ जो जोड़ी जाए और उसमें देखी जाए। और मैं समझता हूँ कि हम एक नई कार्य योजना जो है इसमें तैयार कर रहे हैं, ताकि लोगों को जो है वो गांव के अंदर जो है वो रोजगार मिले। गांव के लोग जो है वो अपनी परंपरागत खेती, सिर्फ गेहूं और मक्की से जो है वो आगे बढ़ करके हम हॉर्टिकल्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे, हम चाय बागवानों की तरफ जो है वो हम आगे बढ़े, हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की तरफ जो है वो बढ़े। और ज्यादातर मेरा ये कहना है कि लोगों की आय कैसे बढ़े। अगर हम देखें तो हमारा एक एरिया जो है वो हॉर्टिकल्चर में काफी आगे बढ़ा है, वहां पर लोगों की बहुत बड़ी इनकम हुई है, लेकिन हम एक 90% एरिया जो है वो आज उससे जो है वो महरूम है। हमें नई नई संभावनाएं जो है अपने इस निचले क्षेत्र के अंदर और दिखनी है, जहां हम कैश क्रॉप्स के माध्यम से लोगों को रोजगार दे सके, और जहां हमारा जलवायु बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा यहाँ पर हो सकता है। ये संभावनाएं जो है उनमें से चाय जो है एक चाय और कॉफी की एक बहुत अच्छी संभावना जो है वो हमारे क्षेत्र में। यानी मुझे इस बात की बहुत खुशी है वीरेंद्र कंवर जी कि आप बहुत निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रख रहे हैं कि हाँ, आपको लगता है इस क्षेत्र में और ज्यादा काम करने की जरूरत है, और आपने बहुत ही खूबसूरती से निष्पक्ष तरीके से रखा कि हाँ, इस काम की जरूरत है और हम आगे इस काम को आगे बढ़ाएंगे भी। लेकिन वीरेंद्र कंवर जी, लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हिमाचल सरकार गांवों को कोरोना मुक्त करने में बिल्कुल असफल हुई है और कोरोना कर्फ्यू जो लगाया गया वो मात्र औपचारिकता थी, उसका भी सही तरीके से पालन हिमाचल सरकार नहीं करवा पाई है। और मुझे लगता है इस बात को आप भी मानेंगे कि गांवों में कोरोना का कहर अब देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जो पहली कोरोना की जो लहर आई उसके बारे में हम बड़े सजग थे और हमने बहुत प्रयास किए हिमाचल प्रदेश की जहाँ सरकार ने, केंद्र ने, और हम उस प्रयास में काफी सफल रहे। लेकिन कोरोना के बारे में कोई ऐसा अभी स्टडी नहीं है कि कोरोना वायरस कितना प्रभाव जो है वो कब तक जो है वो ये डाल सकता है। आपने देखा कि जब कोरोना की दूसरी लहर इंग्लैंड में आई, जापान में आई, और ये तो बड़े एडवांस कंट्रीज थे, लेकिन पूरी तरह से तहस नहस हो गया, पूरी तरह से हालत खराब हो गई उन देशों के अंदर। ऐसे ही जो है हिमाचल प्रदेश या हमारे देश के अंदर जो है वो दूसरी लहर आई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपदा तो आपदा है, और आपदा जब देश के अंदर युद्ध की स्थिति होती है और आपदा की स्थिति होती है तो हम सब एक होते हैं। हमें जो है वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ जो आगे आना चाहिए। अगर हम देखें तो केंद्र से भी अगर हम देखते हैं, जब हम वैक्सीन लेकर के आए तो इन्होंने कहा ये मोदी वैक्सीन है, ये कहा कि ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक भय का वातावरण पूरे देश के अंदर बना दिया और वैक्सीन लगाने के लिए कोई तैयार नहीं थी। और चरणबद्ध तरीके से जो है वो वैक्सीन जब लगाई जा रही थी, इसमें जो है वो दूसरी लहर आ गई। अब दूसरी लहर आ गई, अब कहते हैं कि वैक्सीन की शॉर्टेज है। हर दृष्टि से राजनीति करना, मेरा तो ये मानना है कि जब ये आपदा खत्म हो जाएगी हम राजनीति कर लेंगे, लेकिन अगर जब तक हम जिंदा रहेंगे, समाज के अंदर एक भय की स्थिति है, हमको मिलजुल करके जो है वो इस कोरोना को जो है खत्म करना है। अपने गांव स्तर के ऊपर जो है वो कोरोना जो है फैला। वीरेंद्र कंवर जी, देखिए इस बात को तो आप मानेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले आपसे पहले आशा कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र इस मंच के जरिए किया कि वैक्सीनेशन की कमी है, हम कहां से लोगों को वैक्सीनेशन दें। तो ये जो जिम्मेदारी है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, बताएं। हाँ, पहले यही वो कह रहे थे कि वैक्सीन लगाने की जरूरत ही नहीं है, अब कह रहे हैं वैक्सीन की कमी है। अब
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम दिसंबर तक पूरे देश के अंदर एक एक व्यक्ति को जो है वो हम वैक्सीनेट करेंगे, उसको वैक्सीनेशन जो है वो उपलब्ध कराएंगे। अब लेकिन वीरेंद्र कंवर जी, ग्रामीण क्षेत्रों को आप देख रहे हैं, वहां पर वैक्सीनेशन कहां तक पहुंच पाया है? क्या वहां पर भी अभी वैक्सीनेशन नहीं चल रहा? मानते हैं आप कमी है वैक्सीनेशन की? हाँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरे देश के अंदर हिमाचल प्रदेश बड़ी बेहतर स्थिति में चल रहा है। और हमने ये जो लॉकडाउन जो लगाए, कर्फ्यू लगाए, इससे कोरोना को काफी हद तक जो है वो हमने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी उसको कंट्रोल किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हम इस स्थिति से उभरेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर न दवाई की कमी हुई, न ऑक्सीजन की कमी हुई। हमने जो है वो जहां सरकार ने भी काम किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी संगठन ने भी कंधे से कंधा मिला करके लोगों के अंदर जो एक भय का वातावरण था उसको समाप्त करने के लिए हमने स्वयं कोविड सेंटरों में जाकर के लोगों के आइसोलेशन से जो है उनसे बातचीत करके वहां पर जो भी उनको राहत सामग्री हम पहुंचा सकते थे, हमने उनको पहुंचा करके जो है वो उनको एक आश्वासन दिया है। मैं पढ़ रही थी और मैंने काफी सारी रिपोर्ट्स में देखा कि आप पर्सनल लेवल पर भी, इंडिविजुअल तौर पर भी कोरोना पेशेंट्स के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं और आप उनसे उनके संपर्क में भी हैं, आप बात भी करते हैं कि किस तरीके की सुविधाएं उनको मिल रही हैं। तमाम चीजों के बारे में मैंने पढ़ा जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, रिसर्च कर रही थी। लेकिन आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन की कमी नहीं है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कोई कमी होगी नहीं, लेकिन विपक्ष इससे एकदम उलट बोलता है। ऐसे में जनता के सामने कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, जनता के सामने पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। जनता को आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि वैक्सीनेशन की कमी नहीं है, हिमाचल प्रदेश की स्थितियां बेहतर होंगी? किस तरीके से? क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि वैक्सीनेशन हमारे पास नहीं है, हम कहां से अपने क्षेत्रों में वैक्सीनेशन लोगों तक उपलब्ध करवाएं? देखिए, विपक्ष हर दिन जो है वो अपनी बात में जो है वो संशोधन करता है, हर दिन वो जो नई बात करते हैं। लेकिन लोग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उनको पूरा विश्वास है और हम उस विश्वास के ऊपर जो है वो पूरा उतरेंगे, ऐसा मेरा जो है कहना है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने और वैक्सीनेशन प्रदेश को उपलब्ध हो, इसके लिए वो माननीय जगप्रकाश नड्डा जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से जो है वो बातचीत की है और उन्होंने जून के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते कहा है कि हम इतनी आपको वैक्सीनेशन मिली है, उस कोटे को हम डबल करेंगे, उसमें बढ़ोतरी होगी। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के लोग अब भय मुक्त होकर के आगे वैक्सीनेशन कराने के लिए आगे आ रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि हम दिसंबर से पहले हिमाचल प्रदेश को वीरेंद्र कंवर जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की स्थितियां बेहतर हों। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि पशुपालन और मत्स्य विभाग भी आप संभाल रहे हैं। गौ सेवा आयोग का गठन हिमाचल सरकार की तरफ से किया गया। 3 साल पहले गौसदनों में गायों की संख्या लगभग 9,000 के आसपास थी, लेकिन आज वो 16,000 के करीब है। इसके लिए भी आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन आने वाले समय में इस पर किस तरीके से काम होगा, क्या रणनीति? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये संख्या जो है वो जहाँ 9,000 से बढ़कर के 18,000 तक पहुंच गई है। और हमने करीब कांगड़ा जिला के अंदर ही हमने ऐसी कोई 4-5 ऐसी बड़ी गौ सेंचुरीज जो है वो 1-2 महीने के अंदर जो है वो बन करके तैयार हो गई। चंबा जिला के अंदर जो है वो बन रही है, हमीरपुर जिला के अंदर जो है गौ सेंचुरी बन रही है और उसी तरह मंडी जिला के अंदर भी हम वहाँ जमीन FCA होने के कारण, फॉरेस्ट की होने के कारण वहाँ हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन छोटी छोटी गौशालाएं हम वहाँ पर भी कर रहे हैं। किन्नौर में हमने किया है, शिमला जिला के अंदर हमने किया है, बिलासपुर जिला के अंदर जो है वो हम जो एग्जिस्टिंग जो गौशालाएं उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये कोरोना के कारण हमारे 2-3 महीने और खराब हो गया, लेबर जो है वो हमें नहीं मिल पाई, हमने टारगेट रखा है कि 31 मार्च 2021 तक हम अधिकांश गौ माता को सड़क से गौशाला तक पहुंचाएंगे और ये हिमाचल प्रदेश को पहला राज्य बनाएंगे जहाँ पर कोई गौ वंश जो है वो
सड़क पर भी होता, अब वीरेंद्र बेसहारा कंवर भी जी, होता। खबर फास्ट की ऐसा- शुभकामनाएं आपके साथ। आप इसी दिशा में आगे बढ़ते रहें और जो भी लक्ष्य आपके तरफ से निर्धारित किए गए हैं उन लक्ष्यों को आप पूरा करें और जनता का विश्वास जीतें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खबर फास्ट के इस मंच पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, वीरेंद्र कंवर जी को आपने सुना, किस तरीके से ग्रामीण विकास किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर के जानकारी देते हुए नजर आए और आगे के लक्ष्य क्या रहेंगे हिमाचल सरकार के, उसके बारे में भी जानकारी उन्होंने दी है। कोविड की स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ कहा, हाइलाइट्स एक बार आपको दिखा देते हैं। खबर फास्ट पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर सिंह का बयान, जल्द ही बची हुई पंचायतों का रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी पंचायतें बची हैं, जिसको लेकर के सवाल मैंने अभी किया था कि कब उनका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा, कब उनका विकास कार्य शुरू होगा, उसको लेकर आश्वस्त किया है कि जल्द ही बची हुई पंचायतों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। वैक्सीनेशन की कोई कमी होगी नहीं हिमाचल प्रदेश में और जल्द से जल्द गौ सदनों में गायों की संख्या को बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के विकास में आगे तीव्रता लाई जाएगी। इस संवाद में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार मेरे सहयोगी यश खुराना के साथ देखिएगा विक्रमादित्य सिंह को। नमस्कार।